आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है लैंगिक विकास सूचकांक या जीडीआई। हमारे पास जो दस्तावेज है वो यूएनडीपी के डेटा और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस पर काफी रोशनी डालते हैं। और ये सिर्फ कुछ आंकड़ों और रैंकिंग का मामला नहीं है। असल में जीडीआई समाज का एक एक्सरे है जो उन दरारों को दिखाता है जो अक्सर तरक्की की बड़ी बड़ी बातों के नीचे छिपी रह जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि जीडीआई क्या है, बल्कि ये जानना है कि ये काम कैसे करता है, ये हमें क्या बताता है जो हम शायद देख नहीं पा रहे हैं, और क्यों ये इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। जीडीआई किसी भी देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच विकास की उपलब्धियों में जो अंतर है उसे नापने का एक पैमाना है। ये हमें एक आईना दिखाता है कि हम लैंगिक समानता के रास्ते पर असल में कहाँ खड़े हैं। तो ये आया कहाँ से? मेरा मतलब है, पहले से ही मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई तो था ही, जो किसी भी देश की तरक्की को मापता था। तो फिर जीडीआई की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। इसे 1995 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने पेश किया था और इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें देश की एक औसत तस्वीर दिखाता था। मान लीजिए किसी देश का एचडीआई स्कोर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग औसतन स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी आमदनी अच्छी है। लेकिन औसत शब्द ही यहाँ पर मतलब एक पेज है। मतलब औसत के पीछे की कहानी छिप जाती है। हो सकता है कि पुरुष बहुत अच्छा कर रहे हों और महिलाएं बहुत पीछे हों, लेकिन औसत स्कोर फिर भी ठीक ठाक दिखेगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एचडीआई ये नहीं बता पा रहा था कि विकास का केक महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबर बढ़ भी रहा है या नहीं। जीडीआई को इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था। हाँ, ये एचडीआई वाले ही 3 पैमानों को लेता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक संसाधन, लेकिन उन्हें जेंडर के चश्मे से देखता है। ये सीधे सीधे पुरुषों और महिलाओं के प्रदर्शन की तुलना करता है। ठीक है, तो ये एचडीआई का ही जेंडर सेंसिटिव वर्जन है। तो ये 3 पैमाने कौन से हैं? स्वास्थ्य और शिक्षा तो समझ में आते हैं, लेकिन तीसरे वाले में मुझे लगता है असली चुनौती होगी। हाँ, तो पहला है स्वास्थ्य, हेल्थ। इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। अच्छा। यानी एक नवजात लड़का और लड़की औसतन कितने साल जीने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ जीवन प्रत्याशा काफी है? मतलब हो सकता है महिलाएं लंबा जी रही हों, पर उनका स्वास्थ्य जीवन भर खराब रहे। क्या जीडीआई इस पहलू को पकड़ पाता है? ये जीडीआई की एक सीमा है और हम इस पर बाद में जरूर बात करेंगे। ये विकास के नतीजों की मात्रा देखता है, गुणवत्ता नहीं। फिलहाल ये मानता है कि लंबा जीवन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और स्थितियों का संकेत है। ठीक है। दूसरा स्तंभ है शिक्षा, एजुकेशन। इसमें 2 चीजें देखी जाती हैं। एक, आज स्कूल जाने वाला कोई बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल की पढ़ाई की उम्मीद कर सकता है? और दूसरा 25 साल से ज्यादा उम्र के लोग औसतन कितने साल स्कूल गए हैं। जीडीआई इन दोनों आंकड़ों में महिला और पुरुषों के बीच के फर्क को नापता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि असली असमानता तो तब दिखती होगी जब बात पैसे की आती है। तीसरा स्तंभ इसी से जुड़ा है ना? हाँ, और यहीं पर जीडीआई की कार्यप्रणाली वाकई दिलचस्प हो जाती है। तीसरा स्तंभ है आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या जीएनआई पर कैपिटा से मापा जाता है। जीएनआई पर कैपिटा मतलब हर इंसान की औसत कमाई। हाँ, लेकिन महिलाओं की आय का अलग से हिसाब लगाना तो बहुत मुश्किल होता होगा, खासकर भारत जैसे देश में जहां बहुत सी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं या उनके काम का कोई हिसाब ही नहीं होता। आपने सबसे जरूरी सवाल पूछा है और इसका जवाब सीधा नहीं है। जीडीआई सीधे सीधे हर महिला की आय नहीं मापता, क्योंकि वैसा डेटा मिलना लगभग नामुमकिन है। तो फिर कैसे? इसके बजाय ये एक अनुमान लगाता है। ये महिलाओं और पुरुषों की श्रम बाजार में भागीदारी की दर और उनके वेतन में जो अंतर है उसके आधार पर अनुमानित आय की गणना करता है। ये एक सटीक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक प्रॉक्सी है, पर यह हमें आर्थिक अंतर की एक जरूरी झलक जरूर देता है। तो ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल जुगाड़ है जो सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। अच्छा, तो इन 3 स्तंभों के आधार पे स्कोर कैसे बनता है? दस्तावेज में एक फॉर्मूला है, जीडीआई इज इक्वल टू महिला एचडीआई पुरुष एचडीआई। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है तो आसान, लेकिन बहुत असरदार है। आप बस महिलाओं के लिए अलग से एचडीआई स्कोर निकालते हैं और उसे पुरुषों के एचडीआई स्कोर से भाग दे देते हैं। अच्छा। ये अनुपात ही पूरी कहानी कह देता है। अगर स्कोर 1 है तो इसका मतलब है कि लैंगिक समानता है।
अगर 1 से कम है तो पुरुष बेहतर स्थिति में है, और अगर 1 से ज्यादा हैं तो महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। हमारे पास जो बार चार्ट है उसमें कुछ देशों के स्कोर दिए गए हैं। ये इसे समझने में काफी मदद करता है। जैसे फिनलैंड का स्कोर ठीक 1 है, यानी वहां लैंगिक समानता लगभग पूरी है। हाँ, ये एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। इसका मतलब है कि फिनलैंड ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के इन 3 मापदंडों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए लगभग बराबर उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर आइसलैंड का स्कोर 1.02 है, जो थोड़ा महिलाओं के पक्ष में है। ये कैसे हो सकता है? ये अक्सर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में होता है। कई देशों में महिलाएं अब उच्च शिक्षा में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जिससे उनका HDI स्कोर पुरुषों से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है अमेरिका और जापान का स्कोर। अमेरिका का 0.85 और जापान का सिर्फ 0.7। ये तो बहुत विकसित और अमीर देश हैं। और यहीं पर GDI हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है। आर्थिक तरक्की अपने आप लैंगिक समानता नहीं लाती। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सही। वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन महिलाओं की आय पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, और कॉरपोरेट जगत में ऊंचे पदों पर उनकी मौजूदगी न के बराबर है। तो GDI हमें ये दिखाता है कि देश के पास पैसा होना एक बात है और उस पैसे और अवसरों तक महिलाओं की पहुंच होना बिल्कुल दूसरी बात। एक मिनट, नॉर्वे का स्कोर इस दस्तावेज में -8 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वहाँ हालात इतने खराब है कि वो स्केल पर भी फिट नहीं होते? ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, ये अजीब है और गणित के हिसाब से असंभव भी। GDI का स्कोर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव नंबरों का अनुपात है। तो फिर? ये साफ तौर पर हमारे स्रोत दस्तावेज में एक टाइपिंग एरर है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सबक सिखाता है। हमेशा अपने सोर्स डेटा पर सवाल उठाओ, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे। सही बात है। तो इन सब नंबरों और रैंकिंग का असली मतलब क्या है? मान लीजिए कोई नीति निर्माता भारत का GDI स्कोर देखता है, तो वो इसका करेगा क्या? एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मरीज बीमार है, बल्कि ये इशारा करता है कि बीमारी कहाँ है। अच्छा। अगर किसी देश का GDI स्कोर कम है, तो सरकार ये देखने के लिए और गहराई में जा सकती है कि समस्या कहाँ ज्यादा है। क्या लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है? क्या महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही? या फिर असली दिक्कत आर्थिक मौकों की कमी है? मतलब ये अंदाजे से नीतियां बनाने की बजाय सबूतों के आधार पर काम करने में मदद करता है। बिल्कुल, यह सरकारों को लक्षित नीतियां बनाने में मदद करता है। अगर समस्या आर्थिक है, तो शायद कौशल विकास और समान वेतन के कानूनों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर शिक्षा में है, तो लड़कियों के लिए स्कूल और स्कॉलरशिप पर काम करना होगा। GDI समस्या की जड़ की ओर इशारा करता है। चलिए अब इसे भारत के संदर्भ में देखते हैं। दस्तावेज में भारत का एक खास जिक्र है। स्रोत के मुताबिक 2025 में 148 देशों में भारत की रैंक 131 है। ये 2025 का जिक्र थोड़ा अजीब है। शायद ये एक अनुमानित रैंक है, लेकिन रैंक जो भी हो, 131 का मतलब है कि हम बहुत पीछे हैं। हाँ, ये रैंक चिंताजनक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक और आंकड़ा है जो दस्तावेज में दिया गया है। भारत के लिए 64% लैंगिक समानता स्कोर। ये 64% वाला आंकड़ा थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये GDI के 1 वाले अनुपात से कैसे जुड़ा है? ये बस उसी बात को कहने का एक अलग और शायद ज्यादा आसान तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पुरुषों का विकास स्तर 100 है, तो उसी पैमाने पर महिलाओं का विकास स्तर 64 है। अच्छा। मतलब GDI स्कोर लगभग 0.64 के बराबर होगा। ये सीधे सीधे बताता है कि विकास की उपलब्धियों में लगभग 36% का एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। 36% का गैप, ये बहुत बड़ा है। तो क्या GDI के स्तंभ हमें ये भी बताते हैं कि भारत में ये गैप सबसे ज्यादा कहाँ है? क्या ये स्वास्थ्य में है, शिक्षा में या आय में? हमारे दस्तावेज में इसका ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन दूसरे अध्ययनों से हम ये जानते हैं, भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर स्कूली स्तर पर, लैंगिक समानता में काफी प्रगति की है। स्वास्थ्य के मामले में भी स्थिति सुधरी है। हालांकि अभी भी चुनौतियां हैं। असली और सबसे बड़ी खाई आर्थिक भागीदारी और आय के मामले में है। अच्छा, तो असली समस्या आर्थिक है। हाँ, महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी दर बहुत कम है, और जो महिलाएं काम कर भी रही हैं, उन्हें समान काम के लिए पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता। तो भारत का GDI स्कोर मुख्य रूप से आर्थिक स्तंभ की वजह से नीचे खिंच जाता है। तो ये सूचकांक हमें सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि असली चुनौती महिलाओं को काम करने और बराबर कमाने के मौके देने में है। ये बहुत शक्तिशाली जानकारी है। लेकिन क्या ये सूचकांक पूरी कहानी बताता है?
ऐसा कुछ है जो ये जीडीआई मिस कर रहा है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और हाँ, जीडीआई बहुत कुछ मिस करता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये नतीजों को मापता है, अवसरों को नहीं। और ये विकास के सिर्फ 3 आयामों को देखता है। जैसे कि ये अवैतनिक देखभाल के काम यानी अनपेड केयर वर्क को बिल्कुल नहीं गिनता। घर का काम, बच्चों और बड़ों की देखभाल, जिसका बोझ डिस्प्रोपोर्शनेटली महिलाओं पर पड़ता है। सही बात है। इस काम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं आंका जाता, लेकिन ये महिलाओं का समय और ऊर्जा ले लेता है, जिससे वे बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। जीडीआई इस अदृश्य बोझ को नहीं देख पाता। और राजनीतिक भागीदारी का क्या, या सुरक्षा का? बिल्कुल, ये महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नहीं मापता। संसद में कितनी महिलाएं हैं, क्या उन्हें फैसले लेने की शक्ति मिल रही है? ये महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा या उनकी सुरक्षा की भावना को भी नहीं मापता। ये जमीन या संपत्ति पर उनके अधिकार की बात नहीं करता। जीडीआई एक जरूरी एक्सरे है, लेकिन ये शरीर का पूरा एमआरआई स्कैन नहीं है। तो जीडीआई के अलावा भी कुछ है जो इन कमियों को पूरा करता हो? हाँ, इसी वजह से यूएनडीपी ने बाद में एक और सूचकांक बनाया, जिसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या जीआईआई कहते हैं। जीआईआई कुछ और चीजों को मापने की कोशिश करता है, जैसे कि किशोर गर्भावस्था दर, मातृ मृत्यु दर, संसद में महिलाओं की सीटें, ये सब। ये जीडीआई से ज्यादा जटिल है, लेकिन असमानता की एक ज्यादा गहरी तस्वीर पेश करता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि जीडीआई यानी लैंगिक विकास सूचकांक 1995 से यूएनडीपी का एक महत्वपूर्ण टूल है। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में लैंगिक अंतर को मापता है। इसका 1 का स्कोर समानता का प्रतीक है और ये सरकारों को लक्षित नीतियां बनाने में मदद करता है। हमने देखा कि कैसे अमीर देश भी इसमें पीछे हो सकते हैं और भारत जैसी जगहों पर असली चुनौती आर्थिक क्षेत्र में है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है, यानी एक गैप मौजूद है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं समझाता कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे की सामाजिक और सांस्कृतिक वजहें क्या हैं। जीडीआई इन सवालों को सीधे तौर पर नहीं मापता। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। जरूर। जीडीआई हमें विकास में अंतर के बारे में बताता है, लेकिन उन अवसरों, उन सामाजिक बाधाओं या उन सांस्कृतिक मानदंडों के बारे में क्या, जो इन परिणामों को जन्म देते हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की बात की, लेकिन क्या हो अगर लैंगिक असमानता की सबसे बड़ी वजह इनमें से कोई हो ही नहीं? क्या हो अगर असली बाधा कुछ ऐसी हो जिसे मापना बहुत मुश्किल है, जैसे कि समय। महिलाओं को अवैतनिक घरेलू काम में जो समय देना पड़ता है, उस समय की गरीबी के कारण कितने अवसर खो जाते हैं। जीडीआई के पैमाने में इसके लिए कोई कॉलम नहीं है, लेकिन शायद होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि हम उन गहरी जड़ों वाली समस्याओं को कैसे मापें और कैसे हल करें जो आंकड़ों में आसानी से नहीं दिखती।